Good morning everyone. जय हिंद, नमस्कार. आई एम विशाखा एंड ये सिलेक्शन बैच आप लोगों के लिए आ चुका है शून्य से सिलेक्शन तक का सफर. एंड यस, इंग्लिश इन सभी अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएस, एसएफ हो, एसएसबी, एआर, फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो या पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो एंड एसएससी के भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हो, इनमें इंग्लिश या हिंदी ये दोनों और में पूछा जाता है. लगभग किसी एग्जाम्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं तो किसी किसी एक दो एग्जाम्स में 25 क्वेश्चंस भी आते हैं. सो अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो ये जो सीरीज है, हर थर्सडे को आपको इंग्लिश का वीडियो मिलने वाला है, ये आपके लिए डेफिनेटली महत्वपूर्ण साबित होने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर. आई होप आपने उस दिन अनाउंसमेंट अटेंड किया होगा. अगर नहीं किया है तो जाइए, सरकारी नौकरी अपडेट्स चैनल पे वो अवेलेबल है, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. सो एक बार ज़रूर देखिए. अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज़ है, जो रोज़ आपको अलग अलग सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं, ये डेफिनेटली आपके लिए लाभदायक होगी. सो एवरी डे, मंडे टू सैटरडे 10 बजे आपका करंट का रोज लाइव क्लास चलेगा. इसके अलावा फिर आपके बाकी के क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड में वाईटी पे मिलेंगे. टाइमिंग रहेगा 8 बजे सुबह. एंड इंग्लिश का क्लास आपका एवरी थर्सडे, प्रत्येक गुरुवार को मिलने वाला है. लेट्स बिगिन नाउ. एंड ये जो जितना भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपके जितने भी पीडीएफ्स रहेंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है. इसके अलावा 3800 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेंगे ओनली विथ 1111. Isn't it a great offer? Yes it is. So बहुत सुंदर अवसर है आपके पास इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने का, पीडीएफ के द्वारा अपने आप को और रिवाइज करके परफेक्ट करने का, मॉक टेस्ट लगाने का. तो उसका लाभ लीजिए. ओके, हम आते हैं अभी टॉपिक के ऊपर. एकदम बेसिक से शुरू करेंगे. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है एडजेक्टिव्स. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है. हाँ, तो होता क्या है ये एडजेक्टिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? कैसे काम करता है? एडजेक्टिव को हम बोलते हैं हिंदी में विशेषण. इजंट इट? सो ये है आपका विशेषण. एंड इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे एक ऐसा शब्द जो मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को. अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन. यानी एकदम आसान भाषा में एक ऐसा शब्द, एक तो वो नाम को यानी संज्ञा को आपके मॉडिफाई करेगा, उसमें और मीनिंग ऐड करेगा, उसको एनहांस करेगा, उसकी विशेषता बताएगा, या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा. सो लेट्स राइट अ वर्ड which modifies noun or pronoun. ओके, क्लियर? एकदम आसान भाषा में एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा. ऑल राइट, अब हो गया ये एडजेक्टिव. तो कौन कौन से होंगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जाएगा वो सब हम देखते हैं. अब एक एग्जाम्पल है, सिद्धार्थ मोहन इज अ स्किल्ड एक्टर. एक 2 सेकंड के लिए इसमें से ये स्किल्ड वर्ड हटा दीजिए, सिर्फ सेंटेंस पढ़ के देखिए. अब सिद्धार्थ मोहन इज अ एक्टर. सिद्धार्थ मोहन एक एक्टर है, हमको पता है ये बात. अब वो एक्टर तो है, लेकिन उस एक्टर की विशेषता क्या है कि वो एक्टर स्किल्ड है, यानी क्या, कुशल है. तो इस एक्टर शब्द की, अब ये एक्टर शब्द क्या है आपका, नाउन है. संज्ञा बोलते हो आप, नाम बोलते हो. तो इस एक्टर की विशेषता क्या है कि ये एक्टर स्किल्ड है. तो स्किल्ड शब्द हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. समझ में आ रहा है?
सिद्धार्थ मोहन इज अ स्किल्ड एक्टर। स्किल्ड शब्द आपका एडजेक्टिव बन रहा है। एक्सक्यूज मी। अब यहीं पर एडवर्ब का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्योंकि फिर आगे जाकर स्किलफुली या स्किल्ड में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो एडजेक्टिव का काम होता है क्या, कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। ठीक है। अब ये एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है तीन लोगों को मॉडिफाई करना। उसमें से पहला है आपका एडजेक्टिव, दूसरा है आपका एडवर्ब खुद को ही मॉडिफाई करता है, एंड तीसरा है एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ओके, अब देखते हैं। ही एक्ट्स, यहां पर भी सेंटेंस एंड हो सकता था। ही एक्ट्स, ही एक्ट्स यानी क्या? एक्टिंग करता है, नाट्य करता है वो। ओके, ही एक्ट्स। अब ये एक्ट्स शब्द क्या है? एक वर्ब है जिसको आप क्रियापद बोलते हैं, और क्रियापद को यानी वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। अब यहां पर ही एक्ट्स स्किल्ड, अगर आप यहां पर एडजेक्टिव लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत है। तो वो एक्टिंग करता है, लेकिन उसके एक्टिंग करने का तरीका कैसा है? कुशलता पूर्वक है, कुशलता से वो एक्टिंग करता है। तो यहाँ पर स्किल्ड नहीं, स्किलफुली एडवर्ब की जरूरत है। वो एक्टिंग करता है, कैसे? हाउ डज ही एक्ट? वो कैसे एक्टिंग करता है? तो ही एक्ट्स स्किलफुली। तो ये डिफरेंस है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, उसमें और मीनिंग ऐड करना, उसकी विशेषता बताना। तो एडवर्ब का क्या रोल होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? कि वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एंड एडवर्ब खुद को ही मॉडिफाई कर सकता है। यहां पर ये डिफरेंस देखना जरूरी था। एक्सक्यूज मी। अब इसी से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, एडजेक्टिव्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। ये क्लास तो एडजेक्टिव का है, हाँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बीच में आगे जाकर परेशान ना करे, इसलिए हम इसको एकदम बेसिक से ही देख रहे हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स का काम होता है, अब देखो ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, क्रियापद है, लेकिन ये सेंटेंस में क्रिया का काम ही नहीं करता है। है ना इंटरेस्टिंग? ये वर्ब है, लेकिन ये क्या करता है? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को क्या फील हो रहा है ये बताता है। यानी एक्शन का काम ये करता ही नहीं है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं? एक्शन को, सॉरी, एक्शन को नहीं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन को नहीं। ओके, अब कुछ वर्ब्स ऐसे भी होंगे जो दोनों तरीके का काम करते हैं, यानी वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का भी काम करेंगे, यानी लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम करेंगे, एंड वही सेम वर्ब नॉर्मल वर्ब की तरह भी काम करेंगे। पॉसिबल है ये चीज का होना, है ना? ओके, इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स टायर्ड टुडे। शी looks tired today। अब शी क्या हो गया? हमें पता है सब्जेक्ट है।
टायर्ड क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, इजंट इट? यस। अब ये जो वर्ड है ना, लुक्स, ये वर्ब है, लेकिन ये कर क्या रहा है? शी लुक्स टायर्ड टुडे, आज वह थकी हुई लग रही है। ठीक है, तो ये एक्शन का काम नहीं कर रहा है, ये इस शी को ही डिस्क्राइब कर रहा है। शी लुक्स, वह कैसे दिख रही है? तो थकी हुई लग रही है। शी अपीयर्स हार्ड वर्किंग, कोई व्यक्ति है, कोई महिला है जो बहुत काम कर रही है, मन लगाकर लगन से काम कर रही है, और उनको ऑब्जर्व करने वाले कोई दूसरे व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रतीत होता है कि वो हार्ड वर्किंग नेचर की है। तो यहाँ पर शी अपीयर्स, अपीयर यानी क्या? महसूस होना, लगना, प्रकट होना। ठीक है, यानी हमें लग रहा है। शी अपीयर्स हार्ड वर्किंग, ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि वो बहुत मेहनती है। यहाँ पर अपीयर्स वर्ड, सीम्स वर्ड, फिर आपका लुक्स वर्ड, ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ये वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं। और सब्जेक्ट को मॉडिफाई कौन करता है? नाउन प्रोनाउन करता है। इसीलिए लिंकिंग वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? बताइए। लिंकिंग वर्ब को मॉडिफाई करने वाला है एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। क्योंकि हमने तो यहाँ पे ये पढ़ा था कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट यानी यूजुअली नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। इसीलिए हमने लिंकिंग वर्ब पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। सुभाष सीम्ड टायर्ड। अब अगेन सीम्ड शब्द का अर्थ क्या है? लगा, महसूस हुआ, प्रतीत हुआ, नजर आया। सुभाष सीम्ड, सुभाष बहुत थका हुआ लगा। तो टायर्डली नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। अगर आप टायर्डली यूज करते हो या इन अ टायर्ड मैनर यूज करते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीम्ड ये एक लिंकिंग वर्ब है, एंड लिंकिंग वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। ठीक है, सो द सेंटेंस इज करेक्ट। ये आपका वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, एंड यहाँ पर ये वर्ब इस सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। ओके, अब आते हैं एडजेक्टिव्स एंड लिंकिंग वर्ब के उस एग्जाम्पल के ऊपर कि जहां पर लिंकिंग वर्ब के कुछ वर्ब्स नॉर्मल वर्ब का भी काम करते हैं। अब नॉर्मल वर्ब यानी जो उसका एक्शन का काम होता है वो। नैना लुक्ड एट हर एंग्री सन कामली एंड क्वाइटली। नैना ने अपने गुस्सेल बच्चे की तरफ शांति से देखा। ठीक है, उसने वापस गुस्से से नहीं देखा। ओके, तो नैना लुक्ड, नैना ने देखा, यहां पर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, नॉर्मल वर्ब है। अगर ये नॉर्मल वर्ब है तो इसको मॉडिफाई कौन करेगा? नॉर्मल वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। समझ में आ रहा है? yes or no? I would like to know your answer in the comment section में। comment section में आपका उत्तर जानना चाहूंगी। ओके, सो अगर कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसे मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा। अगर कोई वर्ब नॉर्मली एक्शन को ही बता रहा है तो उसे एडवर्ब मॉडिफाई करेगा। बस इतना ही था। अब आते हैं दूसरे रूल के ऊपर। ओके, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो गुंडा, दादागिरी करने का काम करते हैं। इनको कहा जाता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, यानी निरपेक्ष। हमारे आगे पीछे कोई वर्ड्स नहीं लगेंगे। दे डोंट एडमिट सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। अब एक वर्ड देखो, परफेक्ट, यूनिक, सुप्रीम।
अब इन शब्दों में ना अपने आप में ही ये शब्द बहुत पावरफुल है। सुप्रीम यानी क्या? सर्वोच्च। यूनिक यानी क्या? अनोखा। चीफ यानी क्या? मुख्य हो गया, है ना। और कौन सा वर्ड है? फाइनल। फाइनल यानी अंतिम। अब ये शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है, तो इनको मोर, परफेक्ट, मोस्ट यूनिक ऐसे शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। इनके पहले सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगा। अगर लग गया तो समझ जाना सेंटेंस में एरर है। द डिजाइन इज मोस्ट यूनिक, तो ये सारे शब्द एंटायर यानी सब कुछ, आइडियल यानी आदर्श, एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा को और आप बहुत बहुत ज्यादा नहीं लगाओगे, ठीक है। इन शब्दों के पहले कंपैरेटिव या सुपरलेटिव आप इसको द चीफेस्ट नहीं कर सकते, या मोस्ट चीफ नहीं कर सकते, मोर चीफ नहीं कर सकते। उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है, द डिजाइन इज मोस्ट यूनिक। बोला जा रहा है कि ये डिजाइन कैसा है? मोस्ट यूनिक है। ये यूनिक क्या है? एब्सोल्यूट डिग्री एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट को क्या बोला जाता है? निरपेक्ष, ठीक है। इसके पहले ये मोस्ट नहीं लगेगा। द डिजाइन इज यूनिक, इसको करेक्ट करना है तो मोस्ट निकालिए, बाकी का सेंटेंस करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा कंपैरिजन में, ना कि दैन का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है? इनके साथ दैन दिया जाएगा और स्पॉट द एरर या फिल इन द ब्लैंक या सेंटेंस इंप्रूवमेंट कुछ भी हो सकता है। इनके साथ क्या हो सकता है? इनके साथ इनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में दिया जाएगा एंड आपको वही एरर आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो उनके बाद टू लगाना होता है, ना कि दैन का। कौन से हैं ऐसे? आपका सुपेरियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रियोर हो गया, प्रिफरेबल हो गया, प्रेफर हो गया, एल्डर दैन नहीं होता है, एल्डर टू होता है। इन सारे एडजेक्टिव्स के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। कीप दिस इन माइंड। छोटे छोटे रूल्स है, आसानी होते हैं, बस हमें एक बार इन सभी रूल्स को अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस लगाने हैं एंड इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। यस, रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चंस लगाना भी उतना ही जरूरी है अपने आप को चेक करने के लिए कि मैंने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, अब मुझे इसको अप्लाई करना आ रहा है क्या, वो भी दिए गए समय के अंदर। ओके, ऑरेंज जूस इज प्रेफरेबल देन कॉफी, यानी कॉफी से ज्यादा ऑरेंज जूस लोग लेना पसंद करते हैं या उसको सिलेक्ट करते हैं, प्रिफर करते हैं। ओके, अब क्या वर्ड आया है? एक्सक्यूज मी, प्रिफरेबल शब्द आया है ना, यानी आप अपना चॉइस किसको दे रहे हो, किसको पसंद कर रहे हो, क्या लेना चाह रहे हो। तो ये प्रिफरेबल के बाद यहाँ पर दैन का प्रयोग नहीं हम करेंगे, यहाँ पर हम टू का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक। ये सभी शब्दों के साथ टू का प्रयोग होगा, ना कि किसका? ना कि दैन का। इन्फीरियर का मीनिंग क्या होता है? गॉन, कम या तुच्छ भी बोला जाता है, यानी थोड़ा कम माना जाएगा। ओके, उसके बाद है डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स यानी क्या? निर्धारक। निर्धारक यानी क्या? जो डिसाइड करेंगे किसी चीज को, निर्धारित करेंगे कोई बात। ये भी आपके एडजेक्टिव्स का हिस्सा है। ओके,
क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है एंड आप कह सकते हो कि ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। क्या? लिटिल। अब मेरे पास कुछ 3 सामान है, तो क्या बोलूं मैं? आई हैव लिटिल एटम्स बोलूं या फ्यू एटम्स बोलना पड़ेगा? क्योंकि लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए बोला जाता है। मेरे पास पानी है बॉटल में, ठीक है? पानी क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मटेरियल नाउन में आ जाएगा, पदार्थवाचक में आ जाएगा, अनकाउंटेबल में आ जाएगा। तो अनकाउंटेबल के लिए आप लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तीनों सामान काउंटेबल के लिस्ट में आएंगे, इनके लिए मैं नहीं यूज कर सकती हूँ आई हैव लिटिल एटम्स। मैं बोल सकती हूँ आई हैव फ्यू एटम्स इन माई हैंड, मेरे हाथ में थोड़ा ये वस्तुएं है, ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। लिटिल में क्या डिफरेंस है, अ लिटिल में क्या डिफरेंस है, या द लिटिल में क्या डिफरेंस है? लिटिल थोड़ा, थोड़ा यानी क्या? बिल्कुल जरा सा। ओके, तो लिटिल हो गया जरा सा। बहुत थोड़ा भी बोला जाएगा, ना के बराबर। ठीक है, ओके। आई हैव लिटिल जैगरी, मेरे पास बिल्कुल थोड़ा गुड़ है, मेरे पास जरा सा गुड़ है। मेरे पास जरा सा गुड़ है। अब जरा सा यानी कितना? बिल्कुल ही थोड़ा क्वांटिटी में। उसका प्रमाण देखो तो बहुत थोड़ा गुड़ मेरे पास है। अब मुझे ये बोलना है कि मेरे पास गुड़ है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा गुड़ है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगी? अ लिटिल का। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, काम चल जाएगा, ऐसे वाला। आई हैव अ लिटिल जैगरी, मेरे पास थोड़ा गुड़ है। क्या हो जाएगा यहाँ पर मीनिंग? थोड़ा गुड़ है। ठीक है, अब द लिटिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? द लिटिल का प्रयोग कुछ 2 3 4 सेंस है उसमें किया जाता है। एम्फसाइज करने के लिए, अपनी बात को स्ट्रेस देकर कहने के लिए, महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए। दूसरा, मेरे पास जो भी सब गुड़ है ना वो सब, यानी मेरे पास, इसको होल के सेंस में लिया जाता है, मेरे पास जितना भी बचा खुचा शेष गुड़ है वो सब। ठीक है, द लिटिल जैगरी आई हैव इन माई बैग इज नॉट इनफ, जो भी थोड़ा बहुत गुड़ मेरे मेरे बैग में है वो पर्याप्त नहीं है। जो भी गुड़ मेरे बैग में है, जितना भी है, वो सब मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका लिटिल जरा सा, अ लिटिल थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, एंड द लिटिल जो भी मेरे पास है वो सब मिलाकर। ये डिफरेंस है। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत कंसंट्रेशन से तीनों का डिफरेंस समझिए और उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि पक्का हो जाए, क्योंकि भूल जाओगे और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में क्या है? फ्यू लिखा है ना? तो ये फ्यू क्या करता है? ये फ्यू का काम है नंबर के बारे में बात करने का, यानी हम क्या बोलते हैं? संख्या के बारे में बात करने का। और ये क्या था? ये क्वांटिटी को क्या बोलते हो आप? प्रमाण बोलते हो। और ये
अनकाउंटेबल के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिन वस्तुओं को आप काउंट कर सकते हो उनके साथ फ्यू का प्रयोग होगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। फ्यू का मीनिंग क्या होगा? मीनिंग सेम है, जैसे यहाँ पर हमने जरा सा, थोड़ा एंड जो भी कुछ बचा कुचा है वो सब, यहाँ पर भी मीनिंग सेम है। डिफरेंस क्या है? लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ किया जाएगा, वेयर एज फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के साथ किया जाएगा, ठीक है। तो फ्यू, शी हैज फ्यू बुक्स, उसके पास ना के बराबर किताबें है। जरा सा, बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, शी हैज फ्यू बुक्स, उसके पास ना के बराबर किताबें हैं। जरूरत है 25 किताबों की और उसके पास एक दो ही किताब है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि उसके पास बिल्कुल ना के बराबर की किताबें हैं। अ फ्यू क्या होता है? अ फ्यू होता है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा। ओके, शी हैज अ फ्यू बुक्स, जरूरत है 25 किताबों की और उसके पास 10-12 किताबें हैं, 8-10 किताबें हैं, मतलब थोड़े हैं, सारे के सारे नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट आया है द फ्यू। अब द फ्यू क्या होगा? जो भी सब उसके पास है वो सब, शेष, रिमेनिंग, एंटायर, सब कुछ उसमें आ गया। होल का सेंस होता है the few books she has are crucial for study। जो भी थोड़े बहुत किताबें, जो भी कुछ किताबें उसके पास है वो पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। क्रूशियल यानी क्या? इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फिर फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में ये सब कुछ आपका डिफरेंस है। अब आते हैं अगले डिटरमाइनर्स के ऊपर जिसका नाम है सम। आई वॉन्ट सम वाटर। आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली। डू यू हैव सम पेपर्स? आई नीड सम एडवाइस ऑन दिस। तो ये सम 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 क्या होता है? सम सम होता है थोड़ा, क्वांटिटी में, मतलब आप इसको दोनों जगह यूज कर सकते हो, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी, ठीक है। लेट्स सी एग्जांपल्स। कैन यू गेट मी सम मिल्क? क्या आप मुझे थोड़ा दूध लाकर दे सकते हैं? गिव होता तो दीजिए आता, मतलब आप मुझे थोड़ा दूध दीजिए। गेट वर्ड आया है, आप लाकर दीजिए कैसे? कैन यू गेट मी सम मिल्क? अब मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। लिटर में उसको किया जाएगा, जो भी करते हैं हम उसके साथ व्यवहार। कैन यू गेट मी सम मिल्क? क्या आप मुझे थोड़ा दूध लाकर दे सकते हैं? तो यहाँ पर सम का प्रयोग अनकाउंटेबल के पहले किया जा रहा है। किसके लिए? इंट्रोगेटिव के लिए, यानी क्वेश्चन के लिए। आई एम लुकिंग फॉर सम एडवाइस। और एक बार, एडवाइस शब्द क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो और एक बार सम शब्द का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए किया जा रहा है। आई एम लुकिंग फॉर सम एडवाइस, यानी मैं थोड़ा किसी की सलाह देख रही हूँ, यानी मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई मुझे सलाह करे, कोई मेरा मार्गदर्शन करे। वी नीड टू मेक सम चेंजेस। अब यहाँ पर देखना, सम शब्द के बाद चेंज वर्ड नहीं आया है, प्लूरल में आया है। तो सम शब्द का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों जगह पर किया जा सकता है।
वी नीड टू मेक सम चेंजेस टू द प्रोग्राम, हमें कार्यक्रम में थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। लेट्स सी WH वर्ड के साथ भी, वाई डू सम पीपल लीव लॉन्गर देन अदर पीपल, क्यों कुछ लोग बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा जीवन जीते हैं। दिस इज द सेंटेंस। ठीक है, अब ये पीपल क्या है, प्लूरल है ना, पीपल क्या है, प्लूरल है। सो इसके पहले भी आप सम का प्रयोग कर सकते हो। ओके, लेट्स सी अनदर वर्ड। अब एनी क्या है, एनी का मीनिंग होता है कोई, इसको थोड़ा निगेटिवली लिया जाता है अलग अलग एग्जाम्पल्स में, कुछ एग्जाम्पल्स में इसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है। आई डोंट हैव एनी कॉइन, एनी कॉइन यानी मेरे पास एक भी कॉइन नहीं है, एवरी का सेंस हो गया। मेरे पास एक भी कॉइन नहीं है। ठीक है, मिस्टर झा रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, मिस्टर झा ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया, मिस्टर झा ने प्रत्येक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। मिस्टर झा को 10 सवाल पूछे गए एंड मिस्टर झा ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, मतलब क्या, प्रत्येक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ठीक है, ओके, रिफ्यूज्ड मना किया। अब एनी के बाद क्या आया है, प्लूरल आया है। ओके, एनी डॉक्टर, अब यहाँ पर एनी शब्द का मीनिंग क्या है, कोई भी। एनी डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है, यानी चिट्ठी में लिख कर दे सकता है, सूचित कर सकता है कि ये लेना चाहिए। एनी डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये जो एनी है ना, ये प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। ठीक है, एनी वर्ड जैसे एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर्स में है, वैसे आपका ये प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। हैव यू गॉट एनी बुक्स, आपको कोई भी किताब मिली, अगेन एनी के बाद यहाँ पर प्लूरल का भी प्रयोग किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनी। अब हम आगे आते हैं, फार एंड फारदर के बारे में बात करते हैं, फिर हम इसके ऊपर भी आएंगे, फर्दर के ऊपर भी आएंगे। तो फार शब्द का मीनिंग होता क्या है, फार होता है दूर, और इसी का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, फारदर। ठीक है, कन्याकुमारी इज फार फ्रॉम दिल्ली, कन्याकुमारी दिल्ली से दूर है। तो फार शब्द क्या है, दूर। कौन सा हो गया ये डिग्री, पॉजिटिव डिग्री हो गया कि कन्याकुमारी दिल्ली से बहुत दूर है। एक नॉर्थ में आ गया, एक साउथ में आ गया। नेक्स्ट इज ही कुड सी अ स्मॉल बोट ऑन द फार्दर शोर। अब यहाँ पर फार्दर क्या है, दूर, बहुत दूर। फार दूर, फार्दर उससे भी ज्यादा दूर। तो वो देख पा रहा था कि किनारे के बहुत दूर कोई बोट देख पा रहा था। तो फार दूर, फार का ही कंपैरेटिव डिग्री क्या है, फार्दर है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, फारदेस्ट, फार, फार्दर एंड फारदेस्ट। अब ये फारदेस्ट क्या है, ये फारदेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। प्लूटो सबसे दूर है ना, आपके सौरमाला में, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है उसमें सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो है। हालांकि अब उसको हम प्लैनेट नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, बट
एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले रहे हैं कि ये सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है। प्लूटो इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे दूर का ग्रह है। फार दूर, फारदर थोड़ा और दूर, कंपैरेटिव फॉर्म, एंड फारदेस्ट सबसे दूर हो गया। अब एक शब्द आया है फर्दर, इसका मीनिंग क्या होता है? अतिरिक्त, के अलावा, इस जानकारी के अलावा, एडिशनल। बोला जाता है ना, मैंने आपको जो कुछ भी जानकारी दी है, इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। एंड वही मैं कहने वाली थी, क्लास से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, एनरोलमेंट से रिलेटेड, परचेसिंग से रिलेटेड, कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए तो ये नंबर होता है हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क का। आप इनसे बात करिए। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉल ऑन दिस नंबर। क्यों? क्योंकि दीज जो है वो प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो फर्दर का मीनिंग क्या है? इसके अलावा और जानकारी चाहिए है तो, के अलावा जो कुछ भी दिया है इसके अलावा। For further information, for further knowledge, refer these books. बाकी की जानकारी के लिए आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डिटरमाइनर्स के ऊपर, जिनका नाम है ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। तीनों फॉर्म दिए गए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। तो ये ओल्ड जो शब्द है ना, वो वस्तु के लिए भी आ सकता है या व्यक्ति के लिए भी आ सकता है। व्यक्ति के लिए एज बताने के लिए, एंड वस्तु के लिए वो कितना नया पुराना है ये बताने के लिए। लेट्स सी, आई सॉ, मैंने देखा था। क्यों था? क्योंकि सॉ है ना, पास्ट टेंस है। आई सॉ अ ब्यूटीफुल ओल्ड फार्म हाउस, मैंने देखा, क्या देखा? सुंदर सा फार्म हाउस देखा। लेकिन इस फार्म हाउस की विशेषता क्या थी? वो पुराना था, ओल्ड था, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम कपल ऑफ ईयर्स ओल्डर देन यू, मैं आपसे कुछ साल बड़ा हूं या बड़ी हूं। अब इस कपल ऑफ शब्द का मीनिंग क्या है? कुछ। हिंदी में हम बोलते हैं ना, हम आपसे कुछ साल बड़े हैं, या मैं आपसे 1-2 साल बड़ा हूं, उसी के सेंस में आई एम कपल ऑफ ईयर्स ओल्डर देन यू। ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पर आ रहा है। द सितार, क्यों द सितार? क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केस ये भी है, आई गिफ्टेड हर अ सितार, मैंने उसको एक सितार गिफ्ट किया। वो सब आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। Excuse me. The sitar is one of the oldest musical instruments. सितार क्या है? जो पुराने वाले संगीत उपकरण है उसमें से एक है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट शब्द का प्रयोग किया है सुपरलेटिव के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, एल्डर एंड एल्डेस्ट। तो ये जो शब्द है ना, एल्डर, एल्डेस्ट, इन्हीं का पॉजिटिव डिग्री क्या है? ओल्ड शब्द है। ओल्ड, एल्डर कंपैरेटिव हो गया, एंड ये जो है सुपरलेटिव हो गया। इनकी विशेषता क्या है? ये यूज किया जाता है खून के रिश्ते में। ये वस्तु के लिए यूज नहीं होता है। इन ब्लड रिलेशन, ठीक है। वस्तु के लिए ओल्ड का प्रयोग होगा, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग होगा। ये सिर्फ इंसानों के लिए खून के रिश्तों में प्रयोग किया जाता है। दे
कंसल्टेड द विलेज एल्डर्स। अब यहाँ पर एल्डर्स क्यों आया है? देखा जाए तो यहाँ पर विलेज शब्द नाउन तो है, लेकिन इस जगह पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन? विलेज शब्द। और एल्डर्स शब्द जो है वो नाउन का काम कर रहा है। एल्डर हो गया सिंगुलर एंड एल्डर्स हो गया प्लूरल। विलेज एक नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दे कंसल्टेड द एल्डर्स, वो बुजुर्गों से उन्होंने सलाह मशवरा किया, बातचीत की, उनसे कुछ अपनी समस्या बताई, ऐसे कुछ। लेकिन कौन से एल्डर्स? गांव के बड़े बुजुर्ग, शहरों के नहीं, घर के नहीं, या किसी और जगह के नहीं, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से उन्होंने सलाह लिया, कंसल्ट किया, बातचीत की। अनिल्स एल्डर सिस्टर इज अ पायलट। अब एल्डर को हटाइए और सेंटेंस को पढ़िए। अनिल्स सिस्टर इज अ पायलट। अनिल की बहन पायलट है, लेकिन अनिल को तो बहुत सारी बहनें हैं। फिर अनिल के बहन की विशेषता क्या है? अनिल की बड़ी वाली बहन। अनिल्स एल्डर सिस्टर इज अ पायलट। अनिल की बड़ी वाली बहन पायलट है। ओके। हर एल्डेस्ट चाइल्ड इज नियरली 19 years old। अब द क्यों नहीं आया है? पजेसिव के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हर एल्डेस्ट चाइल्ड इज नियरली 19 years old। उसका जो सबसे बड़ा वाला बेटा है ना, वो 19 years old है। अनिल की बहन, ब्लड रिलेशन, यहाँ पर ओल्डर नहीं आएगा, हर ओल्डेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा है, तो खून का रिश्ता है। जहाँ खून का रिश्ता है वहां पर पॉजिटिव में है तो ओल्ड का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव में है तो एल्डर का प्रयोग होगा, एंड सुपरलेटिव में है तो किसका प्रयोग होगा? एल्डेस्ट का प्रयोग होगा। ओके, सो आज हम यहाँ पर रुकेंगे एंड कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना है। यस, अगर आप न्यू हैं तो अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, पीडीएफ्स वगैरह ये सब कुछ देखना है, एंड आप न्यू हैं, आपका कोई अकाउंट क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पर माई राइजिंग इंडिया टाइप करके ऐप को डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड क्रिएट करना है, एंड आपका न्यू अकाउंट सेटअप हो जाएगा इफ़ यू आर न्यू। ओके, एंड सरकारी नौकरी अपडेट्स आर एस सर के नाम से आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द क्लासेस। एंड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी एक वर्ड सीखा ना, फर्दर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, आगे की अतिरिक्त और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम से बात करिए, जो भी अपना डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको रिजॉल्व करिए एंड अपनी प्रिपरेशन में सकारात्मक भाव से आगे बढ़िए, ठीक है। आई नो यू आर डेडिकेटेड स्टूडेंट। मुझे पता है कि आप बहुत डेडिकेटेड बच्चा है। इनमें से जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली करिए, अपना पूरा जी जान लगाकर मेहनत करिए, एंड सफलता फिर आपकी है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जय हिंद। हम अगले थर्सडे मिलेंगे, एडजेक्टिव्स के ही बाकी का रिमेनिंग जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग, जैसे यहाँ पर टाइम टेबल के अनुसार दिया जाएगा। इंग्लिश का प्रत्येक गुरुवार को सुबह 8 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। अब एडजेक्टिव्स कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो 35 मिनट्स में फिनिश हो जाएगा। आने वाले 1-2 क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे जाता है, हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको लग रहा होगा कॉन्सेप्ट चल रहा है, डोंट वरी, जैसे ही टॉपिक फिनिश हो जाएगा
प्रैक्टिस भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड। आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस। मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में, प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद।